गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक होगा वो है यंग का द्विस्लिट प्रयोग और इसकी सहायता से व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यंग ने सबसे पहले जो है व्यतिकरण को पर्दे पर प्रेक्षित किया और इसको सफलतापूर्वक समझाया। देखिए, व्यतिकरण का जो है द्विस्लिट प्रयोग समझने से पहले व्यतिकरण ने क्या किया कि एक गत्ता लिया, क्योंकि अपन ने पहले पढ़ लिया है कि जो कला संबद्ध स्रोत होते हैं वो एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा सकते हैं, बाकी दो अलग अलग कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए क्या करते हैं कि एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं। जैसे मान लिया कि कोई ये S एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है। एकवर्णीय का मतलब ऐसा प्रकाश स्रोत है जिससे निकलने वाला प्रकाश एक ही तरंगदैर्घ्य दे, एक ही रंग का है, तो एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है। तो यंग ने क्या किया, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया और उसके सामने की ओर एक बड़ा गत्ता लगाया। पूरा प्रयोग जो है एक डार्क रूम में किया गया और उस डार्क रूम में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के सामने की ओर एक गत्ता लगाया और उस गत्ते के दो महीन बारीक छिद्र किए। दो महीन छिद्र किए, उन छिद्रों को नाम दिया S1 और S2। दोनों छिद्रों के सेंटर में मध्य में जो है वो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा। तो इस एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश गोलीय तरंगाग्र बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो इस तरह से ये तरंगाग्र बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। अब देखो यंग ने क्या किया, ऐसे तरंगाग्र बनाए जो एक तो तरंग के स्रंगों को मिलाने पर और दूसरा तरंग के गर्तों को मिलाने पर प्राप्त होता है। देखिए, जैसे मान लिया कि ये कोई प्रकाश स्रोत है जिससे निकलने वाली ये प्रकाश तरंगे हैं। इस तरह से स्रोत से प्रकाश तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं। तो देखिए, इस तरंग की ये जो कला है, यहां वाला जो कण है वो π/2 कला पर है। ठीक, इसी तरह से इस तरंग का ये वाला जो कण है वो π/2 कला पर है, ये वाला कण π/2 कला पर है। तरंग के अंदर जो धनात्मक दिशा में अधिकतम आयाम है वो तरंग का कहलाता है स्रंग, इसको बोलते हैं स्रंग। और ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं गर्त। तो स्रंग और गर्तों वाले तरंगाग्र कुछ इस तरह से बनाए। देखो, जैसे ये जो तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं, मान लो 3 तरंगे उत्सर्जित हो रही हैं, तो इन तीनों तरंगों की ये पहले स्रंग हैं। तो इन तीनों पॉइंटों को अगर मिलाएं तो ये समान कला वाले बिंदु हैं। तो समान कला वाले बिंदु आपस में मिलते हैं तो वही तरंगाग्र होता है। तो ये एक तो ये तरंग के स्रंगों को मिलाने पर प्राप्त हुआ तरंगाग्र। तो इसको तो यंग ने क्या किया, पूरी लाइन द्वारा दर्शाया, पूरी लाइन द्वारा डिनोट किया। उसके पश्चात यहां कोई तरंगाग्र नहीं खींचा, दूसरा तरंगाग्र वहां खींचा जहां अगला गर्त प्राप्त हो रहा था। जैसे इस तरंग का यहां गर्त है, यहां पर गर्त है, इस तरंग का गर्त यहां है, यानी ये कितनी कला है, 3π/2। तो 3π/2 पर जो पॉइंट आ रहे हैं कला पर, उनको मिलाया तो ये भी समान कला वाले बिंदु आए। इसका मतलब ये भी क्या है, एक तरंगाग्र है। तो सरंगों वाले पॉइंटों को मिलाने पर जो तरंगाग्र बना, उसके पश्चात दूसरा तरंगाग्र गर्तों वाले पॉइंटों को मिलाने पर बनाया, जिसको जो है टूटी हुई लाइन डैश डैश से इसने व्यक्त किया। तो इस तरह से अपन जो है तरंगाग्र बनाएंगे। ये सरंगों, फिर इसके गर्तों के पश्चात फिर तरंग के सरंग बनेंगे, उन सरंगों वाले पॉइंटों को मिलाएंगे तो फिर पूरी लाइन वाला तरंगाग्र आएगा। तो इस तरह से एकांतर क्रम में ये तरंगाग्र खींचे पूरी लाइन। देखो, यंग का द्विस्लिट प्रयोग तभी समझ में आएगा जब अपने ये चीज समझ में आ जाएगी, ये चीज क्लियर हो जाएगी कि गर्तों और सरंगों से मिलाने वाले तरंगाग्र जो है वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं। पूरी लाइन से जो तरंगाग्र बनाए जा रहे हैं वो तरंग के सरंगों को मिलाने पर बन रहे हैं, और डैश डैश से जो दर्शाए जा रहे हैं वो तरंगाग्र तरंग के गर्तों वाले पॉइंटों को, गर्तों वाले जो कण हैं उनको मिलाने पर जो तरंगाग्र बन रहा है वो डैश डैश से दर्शाया जा रहा है। तो ये तरंगाग्र जैसे जैसे तरंग आगे बढ़ेगी एकांतर क्रम में बनते जाएंगे। सरंग वाला तरंगाग्र, फिर गर्त वाला, फिर सरंग वाला, कुछ इस तरह से तरंगाग्र बनते हैं। तो देखो यंग का द्विस्लिट प्रयोग क्या है। यहां से तरंगाग्र बनाता हुआ प्रकाश आगे की ओर बढ़ेगा। तो यहां भी अगर ऐसे तरंगाग्र बनाए तो कुछ इस तरह से बनेंगे, सरंग वाला, फिर गर्त वाला, फिर सरंग वाला, फिर गर्त वाला। इस तरह से तरंगाग्र बनते हुए प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है। और जो तरंगाग्र आकर के इस गत्ते से टकराता है, गत्ते से टकराने के पश्चात तरंगाग्र जो है S1 और S2 जो दो स्लिट हैं, दो संकीर्ण रेखा छिद्र हैं, उनसे प्रकाश आगे बढ़ेगा। पूरे रूम में अंधेरा है तो प्रकाश केवल यहां से निकलने के पश्चात गत्ते से टकराएगा और सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाएगा। केवल इन दो छिद्रों से प्रकाश बाहर की ओर निकलता है।
अब सामने से अगर गत्ते के सामने से देखेंगे तो अपने को तो केवल ये दो छिद्र दिखाई देंगे जिनसे प्रकाश आता हुआ दिखता है। तो ये दो जो छिद्र स्लिट जो बनाई है अपन ने, वो एक स्रोत की तरह भांति या स्रोत की भांति अपने को दिखाई देती है। लगता है जैसे सामने से कि S1 और S2 दो स्रोत रखे हुए हैं। तो ये S1 और S2 दो स्रोतों की भांति कार्य करेंगे। जो तरंगाग्र आकर के इस गत्ते से टकराता है, उस तरंगाग्र का एक हिस्सा यहां से और एक हिस्सा यहां से अंदर प्रवेश करता है। और यहां पर भी वही तरंगाग्र जो है, प्रकाश जो है वो तरंगाग्र बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। तो देखो मान लिया जैसे यहां गर्त श्रृंग वाला तरंगाग्र, उसके पश्चात गर्त वाला तरंगाग्र बनेगा, फिर श्रृंग वाला तरंगाग्र, फिर गर्त वाला। इस तरह से एकांतर क्रम में बनते जाते हैं। जैसे यहां जो प्रकाश का स्रोत है वो स्वयं, प्रकाश का जो कण है वो स्वयं स्रोत की भांति कार्य करेगा और चारों तरफ तरंगिकाएं उत्सर्जित करेगा। तो वो कुछ इस तरह से होंगी। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। यहां तरंग का श्रृंग है जिसको मिलाने से पूरी लाइन वाला तरंगाग्र है, यहां तरंग के गर्त बनेंगे तो गर्तों को मिलाने से डैश डैश वाला तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो इस तरह से दोनों जगह ये तरंगाग्र बनते हुए प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है, जिसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो मान लिया कि स्लिट S1 से जो निकलने वाला प्रकाश है वो यूं तरंगाग्र बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। पहला तरंगाग्र श्रृंग वाला ले लें, तो दूसरा गर्तों को मिलाने पर जो प्राप्त होगा तरंगाग्र वो फिर वापस श्रृंगों से मिलाने पर बनने वाला तरंगाग्र, फिर गर्तों वाला। इस तरह से ये तरंगाग्र जो है वो एकांतर क्रम में बनते जाते हैं। फिर श्रृंग वाला आएगा और जैसे जैसे स्रोत से दूर होते जाएंगे तरंगाग्रों का आकार भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये तरंगाग्र जो है वो आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही दूसरी स्लिट पर होगा। दूसरी स्लिट पर भी यहां जो प्रकाश के जितने भी तरंगाग्र के ऊपर प्रकाश के कण हैं वो स्वयं स्रोत की भांति कार्य करते हैं और तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे चारों तरफ। तो तरंगिकाओं के जो है श्रृंगों को मिलाने पर जो तरंगाग्र प्राप्त होगा उसको पूरी लाइन से, और गर्तों को मिलाने से जो तरंगाग्र प्राप्त होगा उसको डैश डैश से दर्शाते हैं। गैप बराबर रखना है क्योंकि क्रमागत क्रम में तरंग के श्रृंग और गर्त बनते हैं जिनकी लंबाई जो है वो λ/2 पर होगी। तो प्रत्येक तरंगाग्र जो है प्रत्येक λ/2 दूरी पर बनता है। तो ये दूरी जो है इनकी बराबर रखेंगे। एक बार श्रृंग वाला तरंगाग्र, फिर गर्त वाला, फिर श्रृंग वाला, फिर गर्त वाला। तो देखो आगे चल करके ये दोनों स्लिटों से जो निकलने वाला प्रकाश है वो एक दूसरे को काटने लगता है, एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं ये तरंगाग्र। और क्रॉस जहां कर रहे हैं उन्हीं बिंदुओं पर जो है वो व्यतिकरण होता है। अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण होगा तो व्यतिकरण होगा। तो इस तरह से तरंगाग्र जो है वो बनते हुए प्रकाश आगे की ओर बढ़ता है। तो दोनों स्रोतों से जो है बनने वाले तरंगाग्रों को कुछ इस तरह से बना देंगे। इससे कुछ दूरी के ऊपर एक पर्दा लगाते हैं, कपड़े का हो सकता है, आपकी दीवार हो सकती है। तो कुछ दूरी के ऊपर जो है वो पर्दा लगा होता है। तो ये तो है पर्दा, ये आपका गत्ता है जो प्रकाश को अवरुद्ध करता है और केवल दो संकीर्ण छिद्रों से प्रकाश को पारगमित होने देता है, और ये एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है। अब देखो जहां ये तरंगाग्र एक दूसरे को काट रहे हैं वहां अध्यारोपण हो रहा है और व्यतिकरण हो रहा है। व्यतिकरण कौन सा हो रहा है, संपोषी हो रहा है या विनाशी हो रहा है, वो अपने को पता चलेगा कि ये जो क्रॉस हो रहा है दोनों तरंगाग्रों का वो किस प्रकार से हो रहा है। मान लिया जैसे एक तरंग का श्रृंग और दूसरी तरंग का भी श्रृंग ही हो, दोनों तरंगों के श्रृंगों वाले तरंगाग्र, जैसे ये दो पॉइंट आपस में मिले तो पहली तरंग का आयाम भी धनात्मक और दूसरी का भी धनात्मक, तो परिणामी तरंग बनेगी, उसका आयाम जो है दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगा और व्यतिकरण कौन सा होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। तो यहां पर जैसे दोनों तरंगों के श्रृंग आपस में मिले या फिर एक तरंग का गर्त दूसरी का भी गर्त, दोनों तरंगों के गर्त आपस में मिले तो भी कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, क्योंकि इन स्थितियों में कलांतर जो है वो पाई का क्या होगा, समगुणज होगा। पाई का समगुणज होगा तो व्यतिकरण आपका जो है वो संपोषी व्यतिकरण होगा और परिणामी तरंग दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर होगी। तो ऐसी स्थितियां कहां हो रही हैं, देखो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर जो है इस स्रोत से आने वाली प्रकाश तरंग का श्रृंग वाला तरंगाग्र है और इसका भी श्रृंग वाला तरंगाग्र है, यानी कि इस पॉइंट पर दोनों तरंगों के श्रृंग वाले कण हैं, यानी दोनों के आयाम क्या है, धनात्मक है। तो इस बिंदु पर कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, यहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा।
अगर यहां बात करें, यहां इस पॉइंट पर तो जो है ऐसी घटना हो रही है और समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, परिणामी तरंग जो है वो दोनों के आयामों के योग के बराबर या तीव्रता जो है वो 4 गुनी प्राप्त हो रही है। यहां पर अगर देखें तो यहां गर्त वाले तरंगाग्र को काट रहा है, इसका मतलब ऐसा अध्यारोपण हो रहा है, एक तरंग का गर्त दूसरी का भी गर्त, तो दोनों ऋणात्मक आयाम, तो टोटल होकर के दोनों का आयाम दोनों तरंगों के आयामों के योग के बराबर परिणामी तरंग का आयाम होगा। तो यहां पर भी जो है आपका कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। अगर आगे की स्थिति और ले लें, एक तरंगाग्र और बना दें, तो ये श्रृंग वाला है, तो देखो यह स्थिति आएगी इसके सामने, श्रृंग वाला श्रृंग वाले को काट रहा है। फिर आगे और बनाएं, तो फिर इस बिंदु पर क्या हो रहा है, गर्त वाले को काट रहा है। तो अगर इन बिंदुओं को देखें तो एक सीधी रेखा में ये बिंदु प्राप्त हो रहे हैं और सभी बिंदुओं पर कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, या तो ये वाली घटना हो रही है या ये वाली घटना, और दोनों ही घटना किसकी है, समपोषी व्यतिकरण की। तो इन बिंदुओं पर जो है वो कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, समपोषी व्यतिकरण हो रहा है, यानी कि तीव्रता जो है अपनी प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी इन बिंदुओं पर प्राप्त हो रही है। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए अगर एक लाइन खींचे तो देखो ये लाइन जो है एक सीधी लाइन प्राप्त होगी और ये लाइन पर्दे को जिस बिंदु पर जाकर के काटती है। अब देखो आगे अगर ऐसे ही तरंगाग्र बनाते जाएंगे तो बिल्कुल ऐसे बिंदु आते जाएंगे, इसका मतलब ऐसा ही बिंदु पर्दे पर आएगा यहां पर, इसका मतलब यहां जो बिंदु आ रहा है वहां कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। इस बिंदु पर कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, समपोषी व्यतिकरण। और समपोषी व्यतिकरण जब भी होता है तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की क्या होती है, प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी। तीव्रता जो है यहां पर प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी होगी और आयाम जो है प्रारंभिक आयाम का दुगुना होगा, यानी कि यहां पर अधिक तीव्रता वाला बिंदु अपने को प्राप्त होगा। तो इन समपोषी व्यतिकरण वाले बिंदु होंगे सारे इस रेखा पर, तो जिस रेखा पर समपोषी व्यतिकरण वाले बिंदुओं को मिलाती हुई जो रेखा खींचेंगे उस रेखा को बोलते हैं प्रस्पंद रेखा, उस रेखा को कहेंगे प्रस्पंद रेखा। तो ये जो रेखा है वो प्रस्पंद रेखा है। अब देखो इस प्रस्पंद रेखा के ऊपर की तरफ देख लो चाहे नीचे की तरफ देख लो, देखें यहां पर क्या हो रहा है, ये श्रृंग वाला गर्त वाला तरंगाग्र है और ये श्रृंग वाला तरंगाग्र, यानी श्रृंग वाला तरंगाग्र कौन से तरंगाग्र को काट रहा है, गर्त वाले तरंगाग्र को काट रहा है। फिर इसके सामने की ओर देखें, यहां फिर श्रृंग वाला गर्त वाले को काट रहा है, यहां फिर श्रृंग वाला गर्त वाले को काट रहा है, श्रृंग वाला गर्त वाले को काट रहा है। तो जब श्रृंग वाला तरंगाग्र गर्त वाले तरंगाग्र को काटता है तो क्या होता है, एक तरंग का श्रृंग और दूसरी तरंग का गर्त। अब यहां बात करें, दोनों जो S1 और S2 स्लिट से जो प्रकाश आ रहा है, इन दोनों स्लिटों से आने वाला प्रकाश एक ही स्रोत का है, एक ही स्रोत का है, मतलब इधर से जो प्रकाश तरंग आ रही है और इधर से जो प्रकाश तरंग आ रही है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होंगे, यानी जितना ही इस तरंग का आयाम है उतना ही इस तरंग का आयाम है। तो परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा इस स्थिति में, A1 माइनस A2, और A1 और A2 दोनों बराबर होंगे तो परिणामी तरंग का आयाम 0। तो इस स्थिति में परिणामी तरंग जो है वो शून्य तीव्रता की बनेगी, क्योंकि एक तरंग का श्रृंग और दूसरी का गर्त, तो परिणामी तीव्रता शून्य, परिणामी आयाम 0 और परिणामी तीव्रता भी 0, यानी कि यहां पर क्या होगा, अंधेरा होगा। तो ये बेटा ये वही घटना है कि प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार हो जाता है, किसमें, व्यतिकरण में। तो इन बिंदुओं पर विनाशी व्यतिकरण होगा। श्रृंग वाला तरंगाग्र जब गर्त वाले तरंगाग्र को काटेगा तो ऐसी स्थिति आएगी, और ऐसी स्थिति आएगी तो परिणामी आयाम और तीव्रता शून्य हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होगा और अंधेरा प्राप्त होगा। तो इन बिंदुओं को भी अगर मिलाएं तो भी अपने पास एक सीधी लाइन आएगी, देखो इनको मिलाएं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसका मतलब इस सीधी रेखा पर आगे अगर ऐसे ही तरंगाग्र बनाते जाएं तो यहां प्रत्येक बिंदु के ऊपर देखो, जैसे यहां अगर तरंगाग्र खींचेंगे तो वो इस रंग वाला गर्त वाले को काटेगा, तो ऐसे सीधी रेखा में बिंदु आएंगे और सभी बिंदु कौन से प्राप्त होंगे, विनाशी व्यतिकरण वाले। यानी कि पर्दे पर भी अगर यहां कोई बिंदु आएगा तो कौन सा बिंदु होगा, विनाशी व्यतिकरण, यानी कि यहां पर क्या होगा, अंधकार होगा, यहां पर अंधकार होगा। और अंधकार वाले बिंदुओं को या विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं को मिलाने पर जो रेखा प्राप्त होती है उस रेखा को बोलते हैं निस्पंद रेखा, निस्पंद रेखा। तो ये निस्पंद और प्रस्पंद रेखाएं प्राप्त होती है। अब निस्पंद रेखा के ऊपर की तरफ चले तो वापस प्रस्पंद रेखा आएगी, यानी वापस अपने को वो बिंदु प्राप्त होंगे जहां पर कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, समपोषी व्यतिकरण हो रहा है। देखो गर्त गर्त वाले को काट रहा है, श्रृंग श्रृंग वाले को काट रहा है,
गर्त गर्त वाले को, श्रृंग श्रृंग वाले को, गर्त गर्त वाले को। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो अपने को फिर से एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कौन सी रेखा आएगी? आपकी प्रस्पंद रेखा, यानी कि इस बिंदु पर भी कौन सा व्यतिकरण होगा? समपोषी व्यतिकरण होगा। इसके ऊपर चले गर्त गर्त वाले को, गर्त गर्त वाले को, ये सॉरी गर्त श्रृंग वाले को, गर्त श्रृंग वाले को, गर्त श्रृंग वाले को और गर्त श्रृंग वाले को, यानी ये बिंदु कौन से हैं? विनाशी व्यतिकरण के बिंदु हैं। तो इनको मिलाएंगे तो निष्पंद रेखा प्राप्त होगी। तो इस तरह से एकांतर क्रम में फिर देखो वापस श्रृंग श्रृंग वाले को, गर्त गर्त वाले को, श्रृंग श्रृंग वाले को, गर्त गर्त वाले को, इस तरह से काट रहा है। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो कौन सी रेखा आएगी? प्रस्पंद रेखा। फिर अगली रेखा आपकी होगी निष्पंद रेखा। तो ये रेखाएं इस तरह से एकांतर क्रम में बनती जाती हैं। तो ये प्रस्पंद रेखा आएगी। इसकी अगली जो रेखा होगी वो निष्पंद रेखा होगी। देखो गर्त श्रृंग वाले को, गर्त श्रृंग वाले को, गर्त श्रृंग वाले को काट रहा है। तो ये अपनी कौन सी रेखा प्राप्त हो जाएगी? निष्पंद रेखा प्राप्त हो जाएगी। फिर श्रृंग वाले को, श्रृंग गर्त गर्त को काट रहा है, श्रृंग श्रृंग को काट रहा है, गर्त गर्त को काट रहा है। अगर आगे खींचे तो आगे जो है वो श्रृंग वाला तरंग अगर आएगा तो आगे की स्थिति बिल्कुल ऐसी होगी। यहाँ श्रृंग श्रृंग को काट रहा है। तो ये समपोषी व्यतिकरण वाले बिंदु होंगे और समपोषी व्यतिकरण वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को आप बिना टूटी हुई लाइन से दर्शाएंगे और वो कौन सी रेखा होगी? प्रस्पंद रेखा होगी। फिर देखो यहाँ श्रृंग गर्त को, श्रृंग गर्त को, श्रृंग गर्त को, तो ये विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदु हैं। इनको डैश डैश से निष्पंद रेखा से दर्शाएंगे। तो इस तरह से आप पूरे पर्दे पर प्रस्पंद और निष्पंद रेखाएं खींच सकते हैं। अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि इस बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण होगा, इस पर विनाशी होगा, इस पर समपोषी होगा, इस पर विनाशी होगा, इस पर समपोषी विनाशी समपोषी विनाशी, यानी एकांतर क्रम में ये बिंदु प्राप्त होंगे। देखो इस लाइन पर जो भी आपके बिंदु आएंगे वो सभी विनाशी व्यतिकरण वाले आएंगे। तो यहां पर क्या होगा? अंधकार रहेगा। इस बिंदु पर बहुत ज्यादा अंधकार रहेगा, अंधेरा रहेगा। यहां पर क्या होगा? समपोषी व्यतिकरण वाले बिंदु हैं तो आयाम, प्रारंभिक आयाम का दुगुना और तीव्रता 4 गुनी होगी, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा चमक होगी। तो यहां चमक जो है चमक उत्पन्न होगी। फिर यहां पर अंधकार होगा, फिर यहां चमक आएगी। तो पर्दे पर अंधकार वाले और चमकीले ऐसे पॉइंट बन जाते हैं, प्लेटें बन जाती हैं, रेखाएं बन जाती हैं। जो एक रेखा पर जो है उजाला है, दूसरी पर अंधेरा है, फिर उजाला है, फिर अंधेरा है। इस तरह से प्लेटें बन जाती हैं पर्दे के ऊपर। जैसे मान लो कि कोई लाइट जो है किसी बीम से टकरा करके जा रही हो तो उसकी छाया अंधेरा और जहां प्रकाश जा रहा है वहां उजाला। तो कुछ इस तरह की प्लेटें यहां पर बन जाती हैं। तो देखो यंग के द्विस्लिट प्रयोग में क्या हुआ कि गत्ते और पर्दे के मध्य अपन ने तरंगाग्र खींचे और इन तरंगाग्रों के अध्यारोपण से पर्दे और गत्ते के मध्य जो है ऐसे बिंदु प्राप्त होते हैं जहां पर व्यतिकरण हो रहा है। प्रकाश तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं जिससे व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, व्यतिकरण वाले बिंदु प्राप्त होते हैं। अब कहां कौन सा व्यतिकरण हो रहा है वो आप आसानी से इस पर समझ सकते हैं। प्रस्पंद रेखाएं जो हैं एकांतर क्रम में, उन प्रस्पंद रेखाओं पर समपोषी व्यतिकरण हो रहा है और निष्पंद रेखाएं जो हैं उन निष्पंद रेखाओं पर विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। और ये रेखाएं जो हैं वो एकांतर क्रम में अपने को प्राप्त होती हैं। तो ये वाली रेखा, ये वाली, ये तो होंगी निष्पंद रेखाएं। और ये वाली रेखा, ये वाली और ये वाली, ये सब हैं प्रस्पंद रेखा। तो प्रस्पंद और निष्पंद रेखाएं एकांतर क्रम में अपने को प्राप्त होती हैं। अब इन बिंदुओं पर जो ये रेखाएं पर्दे को जिस बिंदु पर काटेंगे उस बिंदु पर भी ऐसे ही पॉइंट अपने को प्राप्त होंगे, समपोषी व्यतिकरण वाले, विनाशी व्यतिकरण वाले। देखो समपोषी वालों को डॉट से दर्शाए और विनाशी वाले को गोले से। तो ये डॉट गोला, गोला डॉट, गोला डॉट, गोला डॉट, इस तरह के बिंदु प्राप्त होते हैं। तो जहां गोला बना रहे हैं वहां तो क्या होगा? अंधकार होगा, और जहां डॉट बना रहे हैं वहां पर चमक होगी। प्रकाश जो है अच्छी चमक के साथ में वहां उभरेगा। तो देखो व्यतिकरण ने क्या कहा कि जहां पर ये बिंदु प्राप्त हो रहे हैं, जो प्रकाश की प्लेटें मिल रही हैं, उन प्लेटों को उसने यंग ने कहा फ्रिंज। उन प्लेटों को क्या नाम दिया? फ्रिंज। कि प्रकाश की प्लेटें या प्रकाश के फ्रिंजें प्राप्त होती हैं जो
काली फ्रिंज होगी, अंधेरा होगा तो काली है, तो इसको तो उसने कहा काली फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, काली फ्रिंज कह दें, या फिर अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज नाम दिया, काली या अदीप्त फ्रिंज। यहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी? काली या अदीप्त फ्रिंज। और जहां चमक है, जहां तीव्रता प्रारंभिक तीव्रता की 4 गुनी है, बहुत ज्यादा चमक उत्पन्न होती है, उसे चमकीली फ्रिंज कहा, चमकीली फ्रिंज या फिर प्रदीप्त फ्रिंज, प्रदीप्त फ्रिंज। तो देखो अगर इस तरह से फ्रिंजें इनको नाम दे दे तो ये फ्रिंजें किस क्रम में बनेंगी? एकांतर क्रम में। चमकीली फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, प्रदीप्त, अदीप्त, प्रदीप्त, अदीप्त, प्रदीप्त, अदीप्त, प्रदीप्त। कुछ इसी तरह से आप इनको कह दें चमकीली काली, चमकीली काली, एकांतर क्रम में फ्रिंजें बनती हैं, यानी प्लेटें बन जाती हैं एकांतर क्रम में, जिन्हें फ्रिंज कहा गया। तो इस प्रकार से जो है यंग ने व्यतिकरण को पर्दे पर समझाया। ये तो है अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त कह दो या फिर काली फ्रिंज, या आप इसको कुछ इस तरह से लिखें, ये मान लो ए बी सी डी ई एफ जी और एच नाम दे दिया, तो बिंदु ए सी ई और जी पर कौन सी फ्रिंज बन रही है? अदीप्त, अदीप्त या काली फ्रिंज, काली फ्रिंज बनती है। ठीक है। और जो बिंदु हैं बी डी एफ एच, बी डी एफ एच, इन बिंदुओं पर जो फ्रिंज बनेगी वो कौन सी होगी? प्रदीप्त फ्रिंज होगी, प्रदीप्त फ्रिंज कह दें या फिर चमकीली, चमकीली फ्रिंज। तो इस तरह से प्रदीप्त या चमकीली फ्रिंज अपने को प्राप्त होती है। तो ये आसानी से देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, यानी एकांतर क्रम में अपने को फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो ये था यंग का द्विस्लिट प्रयोग, जो अपना आज का पहला टॉपिक था, जिसको आप आसानी से जो है गर्त और श्रृंग वाले तरंगाग्र बना करके समझ सकते हैं। तरंगाग्रों के मध्य की दूरी बराबर रखेंगे तो अपने आप बिंदु जो है वो एक स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में प्राप्त होंगे, और पर्दे पर ऐसी रेखाएं प्रस्पंद और निस्पंद रेखाएं प्राप्त होंगी, और प्रस्पंद और निस्पंद रेखाओं के आधार पर आप यहां पर आसानी से फ्रिंजें बना करके इसको समझा सकते हैं। तो ये था यंग का द्विस्लिट प्रयोग। अब इस यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो फ्रिंजें बन रही हैं, जिनको अपन ने काली और प्रदीप्त, चमकीली या अदीप्त फ्रिंजें नाम दिया, उन फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी है? जैसे मान लो ये फ्रिंजें कुछ इस तरह से बनती हैं, इन फ्रिंजों को आप यूं समझ सकते हैं, ये चमकीली फ्रिंज है, फिर काली आ जाएगी, फिर चमकीली होगी, फिर काली आ जाएगी, फिर चमकीली होगी, फिर काली आ जाएगी, फिर चमकीली होगी, फिर काली फ्रिंज होगी। तो इस तरह की फ्रिंजें बनती हैं। ये चमकीली फ्रिंजें हैं, इनको आप कह सकते हैं प्रदीप्त फ्रिंज। और ये जो बीच में रहेगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली या फिर ये हैं अदीप्त फ्रिंज। तो पर्दे पर जो है इस तरह की फ्रिंजें बन जाती हैं। मान लो ये अपना पर्दा है, तो इस पर्दे पर ऐसी फ्रिंजें बन जाती हैं, और ये वाला जो क्षेत्र है वो कहलाएगा व्यतिकरण क्षेत्र। अध्यारोपण क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ये पूरा व्यतिकरण क्षेत्र बोल दो या फिर अध्यारोपण क्षेत्र बोल दो, और पर्दे पर जो है कुछ इस तरह की फ्रिंजें अपने को प्राप्त होती हैं। तो इन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या है? जैसे ये यहां से यहां तक की प्रदीप्त फ्रिंज है, तो इस प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या है? या फिर ये यहां से यहां तक की जो है ये वाली अदीप्त फ्रिंज है, या फिर ये प्रदीप्त फ्रिंज है, तो इन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी? वो भी इसमें यंग ने जो है अपने प्रयोग में स्पष्ट रूप से जो है अपने को समझाया कि फ्रिंज जो बनेंगी उनकी चौड़ाई भी अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यह था यंग का द्विस्लिट प्रयोग। अब है आगे यंग के द्विस्लिट प्रयोग से जो है वो फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करना। जो फ्रिंजें बन रही हैं वो किस चौड़ाई की बनेंगी, कितनी चौड़ी होंगी, क्या प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं या अलग अलग चौड़ाई की होती हैं? ये सब चीजें जो है अब दूसरा जो अपना पॉइंट है व्यतिकरण में फ्रिंज चौड़ाई, तो उसके अंदर ज्ञात करते हैं। देखो वही एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लेते हैं, उसके सामने की ओर जो है 2 संकीर्ण रेखा छिद्र किया हुआ गत्ता लगाते हैं, और पूरा प्रैक्टिकल जो है आपका एक डार्क रूम में होगा, क्योंकि
अपने को प्रकाश का व्यतिकरण देख रहे हैं तो प्रकाश तरंगे और कहीं से नहीं आपतित होनी चाहिए, केवल स्रोत से आनी चाहिए, वरना व्यतिकरण जो है वो स्पष्ट नहीं बन पाता है, फ्रिंजें अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ये मान लिया एक एकवर्णीय प्रकाश स्रोत है। एकवर्णीय प्रकाश स्रोत से कुछ दूरी के ऊपर जो है वो एक गत्ता लगा हुआ है और गत्ते के जो दो महीन छिद्र कर रखे हैं। आपका स्रोत जो है वो दोनों रेखा छिद्रों के सेंटर वाले बिंदु पर रहेगा। तो ये मान लो स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया, उसके सामने की ओर जो है वो गत्ता लगाया और गत्ते के दो महीन छिद्र कर दिए S1 और S2। इस गत्ते से कुछ दूरी के ऊपर जो है वो अपन ने क्या लगा दिया, पर्दा लगा दिया। तो ये मान लिया जैसे पर्दा है। पर्दा आपका दीवार भी हो सकती है या फिर कपड़े का भी जो है आप आसानी से पर्दा काम में ले सकते हैं। देखो मान लिया जो गत्ते के ऊपर स्लिट बनाई है, छिद्र जो किए हैं, उन दोनों छिद्रों के मध्य की जो दूरी है वो मान ली कितनी है, स्मॉल डी है। स्लिटों के मध्य की दूरी मान ली स्मॉल डी है और गत्ते तथा पर्दे के मध्य की जो दूरी है, गत्ते तथा पर्दे के मध्य की दूरी मान लो कैपिटल डी है। गत्ते तथा पर्दे के मध्य की दूरी कैपिटल डी और स्लिटों के मध्य की दूरी स्मॉल डी है। इन दोनों स्लिटों से S1 और S2 दोनों स्लिटों से समान दूरी पर पर्दे पर सेंटर वाला बिंदु प्राप्त करते हैं। मान लिया ये जो है वो केंद्रीय बिंदु O है। तो यहां से कोई प्रकाश तरंग आए, इस O पर आपतित हो और यहां से कोई प्रकाश तरंग आपतित हो, तो देखो दोनों प्रकाश तरंगें, अगर ये पॉइंट जो है आपका सेंटर का पॉइंट है, तो इधर से यहां से जो प्रकाश तरंग आएगी वो वाली और यहां से जो प्रकाश तरंग आएगी वो, यहां जब अध्यारोपित होंगी तो दोनों प्रकाश तरंगों का पथांतर क्या होगा, जीरो। भाई पथांतर अगर जीरो होता है, समान दूरी चलेंगे यहां से और यहां से, अगर ये सेंटर पर है तो, और पथांतर जब भी जीरो होता है, व्यतिकरण कौन सा होता है, शून्य पथांतर पर व्यतिकरण कौन सा होगा, समपोषी व्यतिकरण होगा। यानी या तो दोनों तरंगों के सरंग यहां पर मिलेंगे या फिर दोनों तरंगों के गर्त यहां पर मिलेंगे, वो वाले बिंदु अपने को प्राप्त होंगे। तो यहां पर समपोषी व्यतिकरण वाला बिंदु होगा, यानी कि जो ऊपर फ्रिंज बनेगी, जो पॉइंट प्राप्त होगा वो समपोषी व्यतिकरण वाला होगा। तो यहां पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी। यानी केंद्रीय फ्रिंज जो है वो कैसी होती है, चमकीली। तो आप ध्यान रखना हमेशा, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में जो सेंटर वाली फ्रिंज बनेगी वो कैसी होगी, चमकीली होगी, क्योंकि मध्य वाले बिंदु पर जो है वो पथांतर शून्य हो जाने के कारण समपोषी व्यतिकरण की शर्त पूरी होती है और चमकीली फ्रिंज बनती है। तो मान लिया इस O पर जो है वो चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है। अब पर्दे पर अपनी इच्छा से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट अपन ने ले लिया P। अब अपने को पता नहीं है P पॉइंट पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, प्रदीप्त फ्रिंज बन रही है या अदीप्त फ्रिंज बन रही है। मान लिया कि P कोई पॉइंट है, उस पर कोई भी फ्रिंज बन रही है, चाहे वो प्रदीप्त हो चाहे अदीप्त हो। अब P बिंदु पर फ्रिंज कब बनेगी, जब S1 से जाने वाली प्रकाश तरंग और S2 से जाने वाली प्रकाश तरंगे इस बिंदु पर जाकर के क्या हो, अध्यारोपित हो। तो दोनों स्लिटों से जो है जाने वाली प्रकाश तरंगे यहां जाकर के अध्यारोपित होती हैं। अध्यारोपित होती हैं तो इस P बिंदु पर फ्रिंज बनती है। अब देखो दोनों S1 और S2 दोनों स्लिटों से जो जाने वाली प्रकाश तरंगे हैं, उनका जो पथांतर है, अगर वो पथांतर लैम्डा का क्या है, पूर्ण गुणज, यानी लैम्डा के पूर्ण मानों के लिए अगर पथांतर प्राप्त होता है, लैम्डा का पूर्ण गुणज आता है, तो P बिंदु पर कैसी फ्रिंज बनेगी, समपोषी व्यतिकरण होगा और कैसी फ्रिंज बनेगी, चमकीली फ्रिंज बनेगी। चमकीली फ्रिंज बनेगी या आप कह दें प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी। और यदि S1 से P पर और S2 से P पर जाने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य का जो पथांतर है वो कितना है, 2n-1 लैम्डा बाई 2 में है, यानी लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज है, तो उस स्थिति के अंदर यहां पर कौन सा व्यतिकरण होगा, P बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण होगा। और फ्रिंज कौन सी बनेगी, विनाशी व्यतिकरण होगा तो अदीप्त फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। तो फिर प्रदीप्त बने या अदीप्त बने कैसे पता चलेगा,
जब अपने पास क्या हो, पथांतर पता होगा कि S1 और S2 से जाने वाले प्रकाश तरंगों के मध्य पथ का अंतर कितना है, वो पथांतर पता होगा तो ही आप पता कर सकते हैं कि P बिंदु पर प्रदीप्त फिल्म बन रही है या अदीप्त फिल्म बन रही है। तो अब अपना उद्देश्य है कि P बिंदु के ऊपर जो S1 और S2 दोनों स्लिटों से जो प्रकाश तरंगे जारी हैं, उन प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर कितना है। तो पथांतर ज्ञात करना अपना यहाँ पर अब उद्देश्य रह गया। पथांतर ज्ञात होगा तो ही आप जो है जो स्लिटों की चौड़ाई है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले पथांतर अपने को ज्ञात करना है। मान लिया कि केंद्रीय बिंदु O से जो आपके P पर्दे पर बिंदु P लिया है उसकी जो दूरी है वो मान ली कितनी है, xn है, यानी कि पॉइंट P से लेकर के सेंटर पॉइंट O के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है, xn है। मान लिया ये दूरी कितनी है, xn है। अब क्या करते हैं, स्लिट S1 से पर्दे के ऊपर लंब डालते हैं। तो स्लिट S1 से पर्दे पर डाला गया लंब मान लो यहां मिलता है, मान लिया किस बिंदु पर मिलता है, M बिंदु पर मिलता है। ठीक इसी तरह से स्लिट S2 से भी पर्दे के ऊपर लंब डालते हैं और ये मान लिया बिंदु N पर मिलता है। ये सेंटर वाला पॉइंट है। इसका मतलब अगर ये डाले गए लंब हैं तो ये दूरी भी दोनों के बीच की कितनी होगी, स्मॉल d होगी, क्योंकि दोनों स्लिटों के मध्य की दूरी आपने स्मॉल d मानी है। तो यहां पर भी ये दूरी कितनी होगी, स्मॉल d होगी। तो आधी दूरी तो कितनी हो जाएगी आपके d/2 हो जाएगी, यानी ये वाली दूरी O से N के मध्य की दूरी d/2 और N से O के मध्य की दूरी भी कितनी होगी, d/2 होगी। तो P बिंदु की, आपका जो बिंदु P है पर्दे पर, उस P बिंदु की M से दूरी क्या होगी, बिंदु M और P के मध्य की दूरी। तो P की O से दूरी कितनी है, xn, और M की O से दूरी कितनी है, d/2। तो xn में से d/2 कम कर दे तो ये वाली दूरी आ जाएगी। तो ये कितनी होगी, xn माइनस d/2। इसी तरह से P बिंदु की N से दूरी ज्ञात करें कि इस पॉइंट N से दूरी क्या होगी। तो क्या होगी, देखो यहां तक तो कितनी है, ये तो है xn और ये वाली दूरी कितनी है, d/2। तो ये आ जाएगी xn प्लस d/2। इस तरह से आप दूरियों का कैलकुलेशन कर लेंगे। अब देखो इतना कुछ करने के बाद में ये वही अंक का द्विस्लिट प्रयोग है। स्रोत रखा है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, सामने गत्ता लगा है, गत्ते के 2 संकीर्ण छिद्र हैं और आगे की ओर जो है पर्दा लगा हुआ है। तो यहां से निकलने वाला प्रकाश तरंगाग्र बनाता हुआ आगे की ओर बढ़ता है। तो इस क्षेत्र में अध्यारोपण होगा, अध्यारोपण होगा तो यहाँ पर व्यतिकरण होगा, व्यतिकरण होगा तो फ्रिंजें बनेंगी। अब पर्दे पर कौन सी फ्रिंज कहां कैसी बनेगी वो सब निर्भर करेगा पथांतर पर। तो सबसे पहले अपन ज्ञात कर लेते हैं कि P बिंदु पर जो है S1 और S2 से जाने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य पथांतर कितना है। तो उसके लिए जो है ये सारी कैलकुलेशन, सारी दूरियों के मापन अपन इस तरह से कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले अगर ये लंब डाला गया है पर्दे पर तो P S1 M एक समकोण त्रिभुज है। अगर ये लंब डाला गया है तो ये वाला क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। इस लाइन को मैं सीधी कर देता हूं, ये डाला गया लंब है और डाला गया लंब है तो ये आपका त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज प्राप्त होगा, एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। तो सबसे पहले त्रिभुज P S1 M में, क्योंकि P S1 M एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 डिग्री का कोण है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो S1P क्या है, कर्ण है। समकोण त्रिभुज की क्या विशेषता होगी, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है यहाँ पर, S1P। तो S1P का स्क्वायर बराबर होगा आधार S1M। तो आधार S1M का स्क्वायर प्लस लंब क्या है, MP। तो MP का स्क्वायर। यह आप आसानी से इस त्रिभुज में लिख सकते हैं। तो देखो S1P या फिर दूरियों के मान बाद में रख लेंगे। इसी तरह से एक दूसरा त्रिभुज देखें P S2N, यहां पर भी ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो S2P यहां पर भी क्या होगा, कर्ण होगा। तो त्रिभुज P S2N में, इस त्रिभुज में क्या होगा, S2P जो कर्ण है उसका स्क्वायर बराबर होगा S2N जो आधार है उसका स्क्वायर प्लस NP जो लंब है उसका स्क्वायर। आप आसानी से ये लिख सकते हैं। अब अपना उद्देश्य है
पथांतर ज्ञात करना, S2P में S2P और S1P का अंतर ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कि यह समीकरण नंबर 1 है और यह समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 का अंतर ले लेते हैं। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, S2P का स्क्वायर माइनस हो जाएगा S1P का स्क्वायर बराबर क्या होगा, S2N का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। इस पूरे पद में से जो है ये वाला पद घट जाएगा, यानी कि S1M का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, ये पूरा जो है इसमें से घट जाएगा। अब दूरियों के मान भी अगर साथ साथ रख दें तो क्या आ जाएगा, देखो इसको लिख दें S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर बराबर S2N। S2N कितनी है ये दूरी, D के बराबर है, तो आप क्या लिख दोगे, D स्क्वायर प्लस NP, N से लेकर P के मध्य की दूरी कितनी है, XN प्लस D/2, तो XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर। इस पूरे में से घट रहा है माइनस S1M। S1M किसके बराबर है, वही D, तो माइनस ये हो जाएगा S1N का स्क्वायर यानी D स्क्वायर प्लस MP वाली दूरी है जो कितनी है, XN माइनस D/2, तो XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको हल कर लें तो ये S2P, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि A प्लस B और A माइनस B के फॉर्मूले से आप इसको खोल सकते हैं। तो S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P, इस तरह से आप इसके दो टुकड़े आसानी से कर सकते हैं। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर A माइनस B और A प्लस B के फॉर्मूले से इसको खोल दिया, ये हो जाएगा D स्क्वायर प्लस इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे तो XN का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2AB XN और D/2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, XN D आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला खोला तो XN का स्क्वायर D स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर और 2XN D माइनस D स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस XN का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाय 4 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस XN D। तो होल स्क्वायर भी खोल दिया और माइनस से अंदर गुणा भी कर दिया, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो देखें इसमें D स्क्वायर से D स्क्वायर कट जाएगा, XN स्क्वायर से XN स्क्वायर कट जाएगा, D स्क्वायर बाय 4 से D स्क्वायर बाय 4 कट जाएगा, यानी क्या बचेगा आपके पास, XN D और XN D। तो S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P बराबर XN D, और XN D कितना हो जाएगा, 2XN D आ जाएगा। अपने को केवल पथांतर ज्ञात करना है, जो पथांतर का पद आ गया S2P माइनस S1P। S2P यहां से जो प्रकाश तरंग जा रही है उसका पथ, और यहां से S1P यहां से जो प्रकाश तरंग जा रही है उसका पथ। ये तरंग इतना चली और ये वाली तरंग इतना चली, तो दोनों जितना चली उनका अंतर वो पथांतर होगा। तो ये पद जो है वो पथांतर को डिनोट करेगा, जिसको आप डेल से लिख दें। तो डेल बराबर इनको नीचे ले जाएं इसके, तो क्या आ जाएगा 2XN D बटे S2P प्लस S1P। अब देखिए ये अंका द्विस्लिट प्रयोग जो करते हैं उसके अंदर स्लिटों के मध्य की दूरी बहुत कम रखते हैं। ये सब चीजें आगे जब फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात होगी तो पता चलेगा कि कम क्यों रखते हैं, क्योंकि फ्रिंज ये छिद्रों के मध्य की दूरी कम रखेंगे तो फ्रिंजें जो है वो स्पष्ट और बड़ी बनती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। तो ये दूरी कम रखी जाती है और पर्दे और गत्ते के मध्य की दूरी अधिक रखते हैं। जैसे मान लो ये 4-5 सेंटीमीटर है तो ये 4-5 मीटर की दूरी होती है, इसलिए ये वाली जो दूरी है ये बहुत कम होती है। ये S2P और S1P लगभग बराबर होती हैं किसके, D के। तो आप S1P जहां ये लिख सकते हैं कि S1P जो है वो लगभग बराबर होगा किसके, S2P के, और ये लगभग बराबर होता है किसके, D के, यानी कि गत्ते और पर्दे के मध्य की दूरी के। अब अगर अपन बात करें कि ये लगभग बराबर होता है तो फिर ये तो 0 हो जाना चाहिए, लेकिन ये 0 के आसपास का ही होता है, बहुत कम होता है। पथांतरी तो है जो लेमडा तरंग दैर्ध्य में आएगा, और तरंग दैर्ध्य क्या है, बहुत छोटा होता है।
एंगस्ट्रॉन में इसकी दूरी मापी जाती है, तो बहुत छोटी राशि होती है जो अपने को ज्ञात करनी होती है। और जबकि d जो है वो बहुत अधिक दूरी होती है, तो मीटर के अंदर जो है मीटरों में अगर नाप रहे हैं तो एंगस्ट्रॉन वाली दूरी को आप नगण्य मान सकते हैं। तो ये लगभग S2P और S1P को आप किसके बराबर लिख दोगे, d के बराबर लिख दोगे। तो आपका पथांतर डेल बराबर क्या आ जाएगा, 2xnd बटे d प्लस d। तो 2xnd बटे 2d और 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा xnd बटे कैपिटल D। तो पथांतर जो है S1 और S2 संकीर्ण रेखा छिद्रों से जो प्रकाश तरंगें जा रही हैं, उन प्रकाश तरंगों पर का जो है P बिंदु पर पथांतर कितना है, xnd अपॉन कैपिटल D, जहां स्मॉल d दोनों संकीर्ण रेखा छिद्रों के मध्य की दूरी और कैपिटल D पर्दे और गत्ते के मध्य की दूरी। तो इस प्रकार से आप पथांतर ज्ञात कर सकते हैं। अब पथांतर अगर अपने पास आ गया तो आप आसानी से जो है वो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, अपने पास पथांतर ही आ गया। मान लिया कि P बिंदु पर कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, इसका मतलब कौन सी फ्रिंज बनेगी, प्रदीप्त या चमकीली फ्रिंज बनेगी। तो माना बिंदु P पर प्रदीप्त फ्रिंज बनती है, प्रदीप्त फ्रिंज बनती है। अगर P बिंदु पर प्रदीप्त फ्रिंज बनती है तो P बिंदु पर कौन सा व्यतिकरण हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है। और संपोषी व्यतिकरण कब होता है, जब पथांतर क्या हो, n लैम्डा के पूर्ण गुणज के बराबर हो। तो प्रदीप्त फ्रिंज बनती है, अतः लैम्डा बराबर क्या होगा, n लैम्डा। लैम्डा का पूर्ण गुणज मान होगा तो ही प्रदीप्त फ्रिंज बनेगी। इसका मतलब ये जो पथांतर आ रहा है वो इसके बराबर होना चाहिए, तो दोनों को बराबर रख दें। तो xnd अपॉन कैपिटल D बराबर आ जाएगा n लैम्डा। संपोषी व्यतिकरण वाली शर्त अपन ने रख दी। संपोषी व्यतिकरण वाली शर्त रखेंगे तो xn बराबर क्या आ जाएगा, xn बराबर आ जाएगा n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। ये xn का मान आ गया। अब n जो है वो nवीं फ्रिंज के लिए दर्शा रहा है कि यहाँ पर P पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, उसका मान को दर्शा रहा है। तो इसमें से एक कम कर दें, xn की जगह आप xn-1 लिख दें। तो यहाँ n की जगह क्या लिख दोगे आप, n-1 लिख दोगे, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। देखो इसको इस तरह से समझे। मान लिया अगर P बिंदु पर प्रदीप्त फ्रिंज बन रही है तो आप इस तरह से फ्रिंजें बनाएं। पर्दे पर इस तरह से फ्रिंजें बन रही हैं और मान लिया ये आपका केंद्रीय बिंदु है O, ये वाला पॉइंट है ये O, ठीक है। और ये पॉइंट है मान लिया आपका P पॉइंट है, और इस P पॉइंट के ऊपर यहां पर कौन सी फ्रिंज बन रही है, प्रदीप्त फ्रिंज बन रही है। तो P पॉइंट की जो है वो O से दूरी कितनी ली थी अपन ने, xn ली थी। यानी ये जो दूरी है वो कितनी है, xn है, और यहाँ फ्रिंजें बन रही हैं, एकांतरगम में बनेंगी फ्रिंजें, तो प्रदीप्त फ्रिंजें बनती जाती हैं। अब इसमें से अगर एक मान कम कर देते हैं तो ये दूरी यहाँ से जो नाप रहे थे वो यहाँ से आ जाएगी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी आ गई है। इसको आप लिख दोगे xn-1। क्यों, क्योंकि एक फ्रिंज कम हो गई। तो बेटा आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर xn में से xn-1 को कम कर दें तो आपकी ये एक स्लिट की चौड़ाई रह जाएगी, यानी ये वाली दूरी रह जाएगी। तो आप xn और xn-1 है, तो आप xn में से अगर xn-1 को घटा दें तो क्या बच जाएगा, ये इतनी सी दूरी तो बचेगी, और वही क्या है, आपके प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है। तो आप प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या लिख सकते हैं, आता है प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या आ जाएगी, और प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को आप दर्शाओ बीटा, प्रदीप्त है तो बीटा जो है आप यहां प्रदीप्त लिख दें, या ब्राइट है तो ब्राइट का बी ले लें, तो बीटा बी से इसको दर्शाएं। ब्राइट फ्रिंज है तो बीटा बी से इसको दर्शा दें, तो क्या होगा xn-1। तो xn और xn-1 के मान रख दें, तो n लैम्डा d अपॉन स्मॉल d माइनस n-1 लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। और इन दोनों को जो है आप हल करोगे तो बीटा ब्राइट प्रदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई है वो कितनी आएगी, लैम्डा d अपॉन स्मॉल d आएगी। ये प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होगी। और आप आसानी से इस फॉर्मूले में देख रहे हैं n का मान नहीं आ रहा है, कहीं भी n नहीं आ रहा है इसमें,
प्रदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई आई है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, इसमें एन नहीं आ रहा है, इसका मतलब सभी प्रदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान है, सभी की चौड़ाई जो है वो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी है। यानी इस व्यतिकरण में यहाँ पर्दे पर जितनी भी प्रदीप्त फ्रिंजें बन रही हैं वो सब समान चौड़ाई की होंगी और सभी की चौड़ाई कितनी होगी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो इस तरह से आप आसानी से प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कितनी आई, आप यहां लिख दें बीटा ब्राइट फ्रिंज की जो चौड़ाई आई अपने पास लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आई। ठीक है, अब अपन निकालें कि मान लिया P बिंदु पर समपोषी व्यतिकरण नहीं विनाशी व्यतिकरण हो रहा है, और विनाशी व्यतिकरण कब होगा, जब आपका पथांतर जो है वो विनाशी व्यतिकरण की शर्त पूरी करता हो। तो दूसरी स्थिति ले लेंगे कि माना P बिंदु पर प्रदीप्त की जगह कौन सी फ्रिंज बनती है, अदीप्त फ्रिंज बनती है, और अगर अदीप्त फ्रिंज बनती है तो आपका पथांतर क्या होगा, उस स्थिति में अदीप्त फ्रिंज कब बनेगी, जब अदीप्त फ्रिंज बनेगी जब पथांतर जो है वो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज यानी कि पथांतर का मान 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर हो। तो उस स्थिति में P बिंदु पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, अदीप्त फ्रिंज बनेगी। अदीप्त फ्रिंज बनेगी तो आप ये पथांतर दोनों बराबर लिख दो, तो xn स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बराबर आप लिख दो 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो xn बराबर क्या आ जाएगा, xn बराबर आ जाएगा 2n-1 लैम्डा कैपिटल डी बटे 2d। इसी तरह से xn-1 का मान क्या आ जाएगा, xn-1 यानी n की जगह क्या लिख दो आप, n-1 लिख दो, तो आ जाएगा 2, n की जगह लिख दो n-1 -1 लैम्डा डी अपॉन 2d। तो ये आ जाएगा 2n-3 लैम्डा डी अपॉन 2d। ये आ जाएगा xn-1 का मान और ये xn का मान। इसका मतलब अब क्या है कि उस बिंदु पर आपके P बिंदु पर यदि अदीप्त फ्रिंज बन रही है तो आप ये डायग्राम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। कैसे कि मान लिया ये तो आपका बिंदु है O और ये बिंदु है P, और P से O के मध्य की जो दूरी है वो कितनी ली थी अपन ने, xn ली थी। अब इस xn में से आपने क्या किया, एक कम कर दिया तो ये दूरी यहां से आ जाएगी, एक कम हो जाएगा एक पद, तो ये आ जाएगा xn-1 यहां तक की। यानी xn में से आप xn-1 को कम कर देंगे तो ये दूरी बचेगी, और ये दूरी किसकी है, अदीप्त फ्रिंज की। तो बीटा अदीप्त फ्रिंज, और अदीप्त फ्रिंज कौन सी होगी, बीटा डार्क फ्रिंज। तो बीटा डी से इसको दर्शाएं तो बीटा डी बराबर क्या आ जाएगा, xn-1 यानी xn में से जो है आप xn-1 को घटा दें तो बीटा डार्क जो है वो आ जाएगा 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस 2n-3 लैम्डा डी अपॉन 2d, और दोनों को घटा करके हल करेंगे तो बीटा डार्क का जो मान है वो भी कितना आएगा, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी आएगा। यानी अदीप्त फ्रिंज के जो फॉर्मूला आ रहा है उसमें भी n नहीं आ रहा है, इसका मतलब सभी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई भी क्या है, समान है। और आप देखो यहां पर लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, इसका मतलब सभी प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई होती है वो समान होती है, चाहे वो प्रदीप्त हो चाहे अदीप्त। तो सभी प्रदीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई एक समान होती है, समान चौड़ाई की बनती है, और उसके लिए फॉर्मूला जो है वो लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी होगा, जहां लैम्डा जो प्रकाश आप प्रयुक्त कर रहे हैं, जो प्रकाश काम में ले रहे हैं, जो प्रकाश एकवर्णीय प्रकाश स्रोत जो आप काम में ले रहे हैं उस स्रोत के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य। कैपिटल डी है आपके गत्ते और स्लिटों के, ये पर्दे और गत्ते के मध्य की दूरी, और स्मॉल डी है जो दोनों स्लिट गत्ते पर बनाई है उनके बीच की दूरी। तो फ्रिंज चौड़ाई जो है वो केवल और केवल प्रकाश के तरंगदैर्ध्य, गत्ते और पर्दे के मध्य की दूरी और संकीर्ण रेखा छिद्रों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। तो इस तरह से आप आसानी से फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो थी फ्रिंज की रेखीय चौड़ाई। अब एक कोणीय चौड़ाई और होती है कि फ्रिंज जो है वो आंखों पर कितना कोण बना रही है, तो कोणीय चौड़ाई भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये एक सिंपल सी मैथमेटिक्स थी जिसके द्वारा जो है आप स्लिट की चौड़ाई, ये फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करते हैं। तो बीटा चाहे वो प्रदीप्त फ्रिंज हो चाहे आपकी अदीप्त फ्रिंज हो, बीटा का जो मान है वो प्रदीप्त या बीटा अदीप्त सभी के लिए समान होगा, और कितना होगा, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी।
यानी फ्रिंज चौड़ाई जो है वो प्रदीप्त और अदीप्त दोनों फ्रिंजों की एक समान होती है। अब देखिए कोणीय चौड़ाई की मान लिया जैसे ये फ्रिंजें बन रही हैं, ये पर्दे के ऊपर इस तरह से फ्रिंजें बनती हैं प्रदीप्त और अदीप्त जो एकांतर क्रम में बनती हैं। मान लिया ये सेंटर पॉइंट है जहां से इनको देखा जाए, तो ये पर्दा है, पर्दे पर इस तरह से फ्रिंजें बन रही हैं। तो ये कितना कोण आंतरित कर रही हैं, ये वाला कोण कितना होगा या ये वाला कोण कितना होता है, ये अपने को जो है वो ज्ञात करना है। और ये कोण ही क्या है, कोणीय चौड़ाई है। तो आप आसानी से क्या करोगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो चाप तो आपका ये आ जाएगा जो फ्रिंज की चौड़ाई है रेखीय, और त्रिज्या क्या आ जाएगी जो गत्ते और पर्दे के मध्य की दूरी है। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है, कोणीय चौड़ाई, फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, जिसको आप दर्शाएंगे थीटा 0 या फिर डेल थीटा से। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो देखो जैसे मान लो यहां फ्रिंज बन रही है, अब यहां जो फ्रिंज बन रही है वो सेंटर के साथ कितना कोण बना रही है, वो इसकी कोणीय चौड़ाई होगी। तो चाप तो आपका, त्रिज्या तो आ जाएगी गत्ते और पर्दे के बीच की दूरी, और चाप आ जाएगा ये। तो चाप तो होगा आपका कोणीय चौड़ाई डेल थीटा बराबर, चाप तो कितना आ जाएगा बीटा के बराबर, और त्रिज्या कितनी होगी कैपिटल डी के बराबर। तो कोणीय चौड़ाई क्या आ जाएगी, कोणीय चौड़ाई बीटा का मान रखें लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी बटे कैपिटल डी। तो कैपिटल डी से डी कट जाएगा, लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये आ जाएगी फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। देखो रेखीय चौड़ाई जो है वो तरंगदैर्ध्य, पर्दे और गत्ते के मध्य की दूरी और स्लिटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है, जबकि कोणीय चौड़ाई जो है वो प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य और स्लिटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। जितनी कम डी का मान जितना कम लेंगे, रेखीय और कोणीय चौड़ाई जो है उतनी ही अधिक अपने को प्राप्त होगी। और पर्दे तथा गत्ते के मध्य की दूरी को अगर बढ़ाते हैं तो रेखीय चौड़ाई बढ़ती है, कोणीय चौड़ाई नहीं बढ़ती, क्योंकि जैसे जैसे आप दूर करेंगे डी का मान भी बढ़ता जाएगा। अगर बीटा का मान बढ़ रहा है तो डी का मान भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों जो है वो एक दूसरे को न्यस्त कर देंगे, तो कोणीय चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये था यंग का द्विस्लिट प्रयोग, और यंग के द्विस्लिट प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की जो फ्रिंजें बनती हैं उन फ्रिंजों की चौड़ाई। अब देखते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई की निर्भरता क्या है, फ्रिंज चौड़ाई किस बात पर निर्भर करती है। आसानी से आप देख सकते हैं फ्रिंज चौड़ाई जो है पहले बार प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करती है, प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जितना अधिक होगा फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी। जैसे मान लो एक प्रकाश स्रोत है आपका लाल प्रकाश स्रोत है, और एक प्रकाश स्रोत है आपका बैंगनी प्रकाश स्रोत है। तो बैंगनी प्रकाश स्रोत का जो तरंगदैर्ध्य है वो छोटा होगा और लाल प्रकाश का तरंगदैर्ध्य बड़ा होगा, यानी कि लैम्डा रेड के लिए अधिक होता है और लैम्डा वायलेट के लिए कम होता है। तो फ्रिंज चौड़ाई भी बिल्कुल ऐसी होगी। लाल प्रकाश की जो फ्रिंज चौड़ाई है वो अधिक होगी किसकी तुलना में, बैंगनी प्रकाश की फ्रिंज चौड़ाई की। तो पहली फ्रिंज की जो निर्भरता है वो प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर, अधिक तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लेंगे तो चौड़ाई अधिक होगी, कम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश लेंगे तो चौड़ाई कम होगी। दूसरा है कैपिटल डी, स्रोत और गत्ता और पर्दे के मध्य की दूरी। तो फ्रिंज चौड़ाई बीटा जो है वो उसके भी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि आप पर्दे को गत्ते से जितनी ज्यादा दूरी पर ले जाएंगे फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही, रेखीय चौड़ाई उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी, लेकिन एक निश्चित दूरी से ज्यादा इसको नहीं ले जाते हैं। क्यों नहीं ले जाते, क्योंकि जैसे जैसे आप गत्ते से दूर जाएंगे स्रोतों से आपका पर्दा क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। और पर्दा अगर स्रोतों से दूर होगा तो पहुंचने वाला प्रकाश जो है उसकी तीव्रता घट जाएगी, तीव्रता घट जाएगी तो फ्रिंज तो चौड़ी हो जाएगी लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, यानी कि अपने को फ्रिंज जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, धुंधली बनने लगती है। इसलिए गत्ते को जो है, गत्ते से पर्दे को आप बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं ले जा सकते, केवल इतनी दूरी पर आप उसको ले जा सकते हैं जहां तक फ्रिंज आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो डी का मान तो जो है वो एक निश्चित मान से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आगे ले जाते हैं तो फिर फ्रिंजें धुंधली होने लगती हैं। फिर बात करते हैं तीसरी जो निर्भरता है बीटा की, वो है स्लिटों के मध्य की दूरी के। तो स्लिटों के मध्य की दूरी जितनी कम हो उतनी कम लेते हैं। तो स्लिटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, पर्दे और गत्ते के मध्य की दूरी के समानुपाती और प्रयुक्त प्रकाश के तरंगदैर्ध्य के समानुपाती होती है फ्रिंज चौड़ाई। तो ये था यंग का द्विस्लिट प्रयोग, और इसमें प्रयुक्त प्रकाश से जो बनने वाली फ्रिंजें हैं उनकी चौड़ाई। तो इस प्रकार जो है यंग ने सबसे पहले व्यतिकरण को जो है पर्दे पर प्रेक्षित किया। उसने बताया कि इस तरह से प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधेरा होता है और इस तरह से फ्रिंजें बनती हैं, और उनका ये स्पष्टीकरण उसने दिया। ये थी अपनी आज की क्लास। अगली क्लास में अपन देखेंगे कि अगर
इसके यंग के द्विचलीय प्रयोग में आप श्वेत प्रकाश को काम में ले लें तो फ्रिंजें कैसी बनेंगे, और उसके आगे है फिर विवर्तन।